गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, पिछली क्लास में हमने प्रिज्म के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी याद कर लिए थे। लेकिन एक बार प्रिज्म की जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसको एक बार अलग से बता देता हूँ। ये जैसे मान लेते हैं कांच का कोई प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण ए है। इधर से किसी किरण को आई कोण पर आपतित किया है, तो पहले अपवर्तन के कारण किरण एक बार मुड़ती है और दूसरे अपवर्तन के कारण किरण एक बार और मुड़ती है। तो हमको पता है कि आपतित किरण का जो कोण होता है उसको आपतन कोण आई। प्रिज्म के अंदर बनने वाले पहले अपवर्तन कोण को R1, प्रिज्म के अंदर बनने वाले दूसरे कोण को R2 और निर्गत किरण का जो अभिलंब के साथ कोण होता है उसको निर्गत कोण E बोलते हैं। तो प्रिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहली चीज बताई थी कि प्रिज्म के केस में R1 और R2 का योग हमेशा प्रिज्म कोण A के बराबर होता है। दूसरा बताया था कि प्रिज्म के कारण किरण का परिणामी विचलन कितना होता है, I प्लस E माइनस ए, और प्रिज्म किरण को हमेशा किधर की ओर मुड़ाता है, अपने आधार की ओर मुड़ाता है। उसके बाद प्रिज्म के कारण किरण के विचलन का I के साथ ग्राफ बनाया था। तो हमको पता है कि प्रिज्म के कारण किरण के विचलन का I के साथ जो ग्राफ होता है वो कटोरे के टाइप से तो होता है, लेकिन कटोरा अनसिमेट्रिकल होता है। इधर ज्यादा झुका होता है और इधर फ्लैट होता है। ऐसा अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है। और इस ग्राफ से हमने एक चीज बताई थी कि किसी भी एक विचलन कोण के लिए आपतन कोण के दो मान आते हैं, और चमका कर बताया था कि जिन दो आपतन कोणों पर विचलन समान होते हैं वो एक्चुअली आई ई पेयर होते हैं। मतलब एक आई होगा तो दूसरा ई होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, मतलब किसी भी प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कोण पड़ा था। तो उसमें पूरा डिटेल बताया था, लेकिन मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्रिज्म में कभी भी न्यूनतम विचलन का क्वेश्चन आ जाए, है ना, न्यूनतम विचलन का क्वेश्चन आ जाए तो अपनी बुद्धि को डस्टबिन में फेंक आना। कभी भी न्यूनतम विचलन का क्वेश्चन है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के वो अपना जादुई फॉर्मूला लगा सकते हैं कि n इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई टू अपन साइन a बाई टू। तो उससे प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा हो तो न्यूनतम विचलन निकाल सकते हैं, और न्यूनतम विचलन दे रखा हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। उसके बाद पिछली क्लास में ये भी बताया था कि, है ना, पिछली क्लास में ही बताया था कि इस जादुई फॉर्मूले के अंदर न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब IM और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण RM के भी राज इसी जादुई फॉर्मूले में छुपे हुए हैं। मैंने चमका कर बताया था कि इस जादुई फॉर्मूले के जो अंश में होता है वो न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण IM, और इसके हर में जो होता है वो न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण मतलब RM होता है। ये बताया था, है ना। एक लास्ट चीज थोड़ा बताना रह गया था यार। देखो, हमने जो क्लास में जो, है ना, हमने क्लास में जो केस लिया था उसमें माना था कि प्रिज्म के बाहर का माध्यम हवा है, ये माना था। लेकिन ध्यान रखना कि कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें प्रिज्म के बाहर का माध्यम हवा नहीं होता है, कोई और माध्यम होता है ना। मतलब मान लेते हैं कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक n प्रिज्म, और उसको पानी जैसे किसी पारदर्शक माध्यम में डुबो दिया है जिसका अपवर्तनांक n मीडियम है ना। तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं ना, लॉजिकली सोच सकते हैं कि प्रिज्म को पानी जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में डुबो दें, तब भी जादुई फॉर्मूला वही का वही रहेगा। बस एक ही डिफरेंस आएगा कि n की जगह n रिलेटिव आ जाएगा, है ना। वो बेसिक से डिराइव कर सकते हो, लेकिन पहले ही बताया था इस प्रिज्म को अगर पानी जैसे किसी पारदर्शक माध्यम में डुबो दें तब भी जादुई फॉर्मूला वैसा के वैसा ही रहेगा। बस एक ही डिफरेंस होगा कि n की जगह n रिलेटिव आ जाएगा, जहां n रिलेटिव n प्रिज्म अपन n मीडियम। तो ये सारे कंसेप्ट बता दिए थे। अब देखो, उस पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन मैंने तुमको करने के लिए दिया था, होमवर्क क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था। तो कई लोगों ने कर लिया होगा, है ना। एक बार क्वेश्चन देख लेना तुम।
क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कांच का कोई है ना, कांच का कोई त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण 75 डिग्री है। ये कांच का बना है जिसका अपवर्तनांक √2 और बाहर का माध्यम बाय डिफॉल्ट हवाई है ना? अब इधर से हमने प्रकाश की किरण को आपतित किया है। चलो इसको अभिलंब के साथ 45 डिग्री कोण पर आपतित किया है। तो क्वेश्चन के सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि किसी किरण को 45 डिग्री कोण पर आपतित करें तो प्रिज्म के कारण इस किरण का कुल विचलन कितना होगा वो देखना है। फिर सेकेंड पार्ट में हमको पूछा था कि क्या ये विचलन न्यूनतम विचलन होगा। फिर थर्ड पार्ट में हमको पूछा है कि अगर ये विचलन न्यूनतम विचलन नहीं है तो फिर प्रिज्म के कारण किरण का है ना, इस वाले प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन कोण ज्ञात करना है। और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब IM और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण RM का मान निकालना है। यहीं तक मीनिंगफुल है, लेकिन चौथा पार्ट बिल्कुल नॉनसेंस है। तो चौथे पार्ट में बेवकूटाई से पूछा है कि इस प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम संभव विचलन कोण कितना होगा वो भी निकालना है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये तो एक कांच का प्रिज्म था और पहले केस में किसी किरण को अभिलंब से 45 डिग्री कोण पर आपतित किया था। तो हमको पूछा था कि प्रिज्म के कारण इस किरण का परिणामी विचलन कितना होगा वो देखना था, है ना? तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म के कारण किसी भी किरण के परिणामी विचलन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, I प्लस E माइनस A। तो हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म के कारण इस किरण का विचलन कोण निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निर्गत कोण E निकालना होगा। और हमको अच्छे पता है कि निर्गत कोण E निकालने का सेट तरीका होता है। हम क्या करते हैं, पहले I से R1 निकालते हैं, R1 से R2 निकालते हैं और फिर R2 से E निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं ना। चलो सबसे पहले हम I से R1 निकालते हैं। तो हमको पता है कि I से R1 निकालने के लिए सिंपली इस किरण और इस किरण के बीच स्नेल का नियम लगाएंगे। तो बताओ, स्नेल के नियम के अनुसार N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। आराम से बताओ कि किरण हवा से स्टार्ट हो रही है, तो N1 तो 1 sin I, तो आपतन कोण 45 डिग्री बराबर कांच में जा रही है, तो N2 की जगह √2 sin R का काम R1 करेगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। बताओ sin 45 बताओ sin 45 कितना होता है, 1/√2। इस √2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो sin R1 इक्वल टू 1/2 और sin R1 इक्वल टू 1/2, तो R1 30 डिग्री। तो इस टाइप से हमने I से R1 निकाल लिया, R1 30 डिग्री आ गया। बस I से R1 निकाल लिया। अब अगली स्टेप में R1 से R2 निकालेंगे, है ना? तो हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म के केस में R1 प्लस R2 का योग हमेशा प्रिज्म कोण A के बराबर होता है। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A माइनस R1। तो ये तो 75 डिग्री माइनस R1 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो R2 45 डिग्री आ जाएगा, है ना? तो तुम लिख देता हूँ R2 45 डिग्री। तो आराम से बताओ कि I से R1 निकाल लिया, R1 से R2 निकाल लिया। अब हम R2 से E निकालेंगे और हमको अच्छे पता है कि R2 से E निकालने के लिए सिंपली इस किरण और इस किरण के बीच स्नेल का नियम लगा देंगे, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। तो बताओ किरण कांच से, है ना, किरण कांच से आ रही है तो N1 की जगह √2 sin θ1 का काम R2 मतलब 45 बराबर N2। तो किरण हवा में जा रही है, इससे N2 1 sin θ2 की जगह E। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हमको पता है कि sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो सॉल्व करेंगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो sin E इक्वल टू 1। और तुम बताओ कि sin E इक्वल टू 1 मतलब E इक्वल टू
90 डिग्री है ना, और तुम बताओ कि E इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब जो निर्गत किरण है वो अभिलंब से 90 डिग्री कोण पर निकलेगी, मतलब सतह के बिल्कुल समानांतर निकलेगी, कह सकते हैं ना वही। तो सॉल्व किया तो E इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो बस E इक्वल टू 90 डिग्री मतलब जो निर्गत किरण है वो अभिलंब से 90 डिग्री कोण पर निकलेगी, मतलब कहने का मतलब है कि निर्गत किरण सतह के बिल्कुल समानांतर निकलेगी, है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस बार ये जो निर्गत किरण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से बिल्कुल बाल-बाल बच गई। E इक्वल टू 90 डिग्री मतलब निर्गत किरण सतह के बिल्कुल समानांतर निकल जाएगी। बस आराम से बताओ कि I से R1, R1 से R2 और R2 से E निकाल लिया, तो निर्गत कोण E आ गया। बस अब हमको प्रिज्म के कारण इस किरण का परिणामी विचलन देखना है। तुमको डायरेक्ट पता है कि प्रिज्म के कारण किरण का परिणामी विचलन कितना होता है, I प्लस E माइनस ए। तो I तो आपतन कोण 45 डिग्री, E निर्गत कोण 90 डिग्री माइनस ए, इसका प्रिज्म कोण 75 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इस प्रिज्म के कारण सॉल्व करोगे तो इस प्रिज्म के कारण किरण का परिणामी विचलन 60 डिग्री आएगा। और हमको पता है कि प्रिज्म किरण को हमेशा अपने आधार की ओर मोड़ता है, तो इसका आधार नीचे की ओर है तो किरण को नीचे की ओर मोड़ेगा, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया कि प्रिज्म के कारण इस किरण का परिणामी विचलन 60 डिग्री होगा। चलो बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि प्रिज्म के कारण इस किरण का तो विचलन 60 डिग्री होगा, लेकिन अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि क्या ये वाला विचलन न्यूनतम विचलन होगा या नहीं, ये पूछा है ना। तो देखो मैंने है ना, तो देखो मैंने क्लास में बिल्कुल चमका कर बताया था कि न्यूनतम विचलन के केस में तो सारी चीजें सिमेट्रिकल हो जाती है, मतलब न्यूनतम विचलन के केस में I और E भी बराबर हो जाते हैं और R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं ना। तो मैंने चमका कर बताया था कि न्यूनतम विचलन के केस में I और E बराबर हो जाते हैं, जबकि इस बार I और E अलग-अलग हैं। बताओ, आपतन कोण I तो 45 डिग्री है और निर्गत कोण E 90 डिग्री है ना? तो हम पक्का बोल सकते हैं ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार I और E बराबर नहीं है, I और E अलग-अलग हैं। और I और E बराबर नहीं है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि ये वाला विचलन मतलब 60 डिग्री वाला जो विचलन है वो न्यूनतम विचलन नहीं होगा। और तुम कॉमन सेंस से बताओ कि ये वाला विचलन मतलब 60 डिग्री वाला विचलन न्यूनतम विचलन नहीं होगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूनतम विचलन 60 डिग्री से भी कम होगा, कह सकते हैं ना कि 60 डिग्री वाला विचलन न्यूनतम विचलन नहीं होगा। तो हम पक्का अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूनतम विचलन 60 डिग्री से भी कम होगा, है ना। बस न्यूनतम विचलन 60 डिग्री से भी कम होगा। तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि फिर इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन कोण कितना होगा, वो पूछा है। फिर बच्चों थर्ड पार्ट में पूछा है कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन कितना होगा, वो देखना है ना। और मैंने है ना मैंने पिछली क्लास में तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन पूछे तो अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है ना। बस अब भगवान का नाम लेकर के न्यूनतम विचलन वाला जादुई फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है यार, इन सब में तो बुद्धि लगाई थी, लेकिन प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन पूछे तो बुद्धि को डस्टबिन में फेंकाना, है ना। न्यूनतम विचलन पूछे बस आंखें बंद करके न्यूनतम विचलन वाला वही जादुई फॉर्मूला लगा देंगे कि सिंपली n इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2 अपन साइन a बाय 2। बस सबके मान रख सकते हैं। पहले n तो होता n प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 ना, तो n तो प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम, तो न्यूनतम विचलन कोण निकालना है प्लस a, इसका प्रिज्म कोण 75/2 अपन नीचे साइन a/2 मतलब 75/2 इतना आ गया। अब तुम बताओ कि
साइन 75/2 और उन सब की हमको वैल्यूज नहीं पता है ना, बस अब हम अपनी जुगाड़ विद्या यूज करेंगे, है ना। मान नहीं पता है तो अपना जुगाड़ यूज करेंगे। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, स्मार्टली बताओ कि साइन 75/2 कितना होता है? 37.5, है ना। वही साइन 75/2 करेंगे तो 37.5। तो बताओ, इसको हम अप्रोक्सीमेटली साइन 37 लिख सकते हैं, और हमको पता है कि बताओ साइन 37 की वैल्यू कितनी है? 3/5। ये चालाकी लगाना है कि साइन ऑफ 75/2 को 37.5, इसको अप्रोक्सीमेटली साइन 37 बोल सकते हैं। और साइन 37 कितना होता है? 3/5, या इसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि ये जो साइन 37 में तो 0.6 था, उसको उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो एलएचएस में तो कितना आएगा? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 75/2 इक्वल टू, ये 0.6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 0.6 इंटू √2, और हमको पता है कि √2 कितना होता है? 1.414। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 इंटू 1.414, ये मल्टीप्लाई कर लोगे ना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 0.6 इंटू 1.414 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.86 आएगा। और स्मार्टली बताओ कि 0.86 को हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली √3/2। तुम बताओ कि √3/2 करेंगे तो 0.86 ही आता है ना। √3 कितना होता है? 1.732/2 करेंगे तो यही आएगा। तो ये जुगाड़ विद्या है ना। 0.6 इंटू √2 को 0.6 इंटू √2 0.86, 0.86 को हम √3/2 बोल सकते हैं। और बताओ √3/2 किसका मान होता है? बताओ, साइन 60 डिग्री का। तो बस हम लिख सकते हैं कि, है ना, हम लिख सकते हैं कि साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 75/2 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना है? साइन 60। तो सब साइन साइन को कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इस साइन साइन को हम कैंसिल करेंगे तो अपने पास कितना आ गया? डेल्टा मिनिमम प्लस 75/2 इक्वल टू 60 डिग्री। 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो डेल्टा मिनिमम प्लस 75 इक्वल टू 120। 75 को भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा मिनिमम कितना आ गया? 45 डिग्री। बस इससे हम बोल सकते हैं कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन 45 डिग्री होगा। तो कैलकुलेशन के जुगाड़ भी थोड़े तुमको आने चाहिए, है ना। तो ये कर लिया, इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन कोण 45 डिग्री आ गया, है ना। बस न्यूनतम विचलन इतना आ गया। तो आगे हमको पूछा है कि, है ना, आगे हमको पूछा है कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब आईएम कितना होगा, और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण आरएम कितना होगा। तो, है ना, मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि अगर आईएम या आरएम पूछे तो उसके लिए भी पूरी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है ना। हमको पता है कि आईएम और आरएम के राज भी इस जादुई फॉर्मूले के अंदर छुपे होते हैं। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि जादुई फॉर्मूले के जो अंश में आता है वो आईएम होता है, और इसके जो हर में आता है वो आरएम होता है। बस जादुई फॉर्मूले के अंश में जो आता है आईएम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आईएम का काम कौन करता है? डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 मान रखते हैं। डेल्टा मिनिमम 45, a 75/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण आईएम 60 डिग्री होगा। और आरएम, तो जादुई फॉर्मूले के जो हर में होता है आरएम होता है। तो आरएम कितना होता है? a/2 मतलब 75/2, तो 37.5 डिग्री इतना आ गया। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का मीनिंगफुल पार्ट तो हमने कर लिया, और प्रैक्टिकली न्यूनतम विचलन का ही महत्व होता है तो वो तो हमने कर लिया। लेकिन अपनी कोचिंग में कई बार महामूर्खों टाइप से पूछता है कि इस प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम संभव विचलन कितना होगा, वो देखना है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि प्रिज्म के कारण अगर इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया
तब तो विचलन कितना भी ज्यादा हो सकता है। डेल्टा कि प्रिज्म के कारण किरण का अगर पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया तब तो विचलन कितना भी ज्यादा हो सकता है, अधिकतम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो, है ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो तो बाय डिफॉल्ट यही मानना कि इस बार प्रिज्म के कारण किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित नहीं हो रही है, बल्कि नॉर्मल टाइप से अपवर्तित हो रही है। बस अब इस प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम संभव विचलन कितना होगा वो देखना है। ये तो देखो उसमें बुद्धि नहीं काम कर रही है, फिर तो इसमें हमको विचलन के ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। ये तो पिछली क्लास में मैंने तुमको, है ना, पिछली क्लास में तुमको चमका कर बताया था कि प्रिज्म के कारण विचलन का आपतन कोण आई के साथ जो ग्राफ होता है वैसा अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है ना, बताया था कि विचलन का आई के साथ ग्राफ ऐसा अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है। बस यानी इस कटोरे के बेसिस पर हम देखते हैं कि प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम विचलन कितना होगा वो देखना है ना। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली बोल सकता है कि प्रिज्म के कारण किरण का विचलन अधिकतम कब होगा, बिल्कुल लास्ट सिरे पर। ग्राफ इस टाइप का साफ साफ देख सकते हैं कि प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम विचलन कब होगा, बिल्कुल इस लास्ट सिरे पे होगा। लास्ट सिरे पे होगा मतलब विचलन अधिकतम तब होगा जब बिल्कुल लास्ट सिरा मतलब आई का मान अधिकतम हो, तब विचलन अधिकतम होगा, है ना। ये ग्राफ से देख सकते हैं। विचलन का ग्राफ कटोरे के टाइप से तो साफ साफ देख सकते हैं कि प्रिज्म के कारण किरण का विचलन अधिकतम कब होगा, इस ग्राफ के लास्ट पॉइंट पर। ग्राफ के लास्ट पॉइंट पर मतलब आई इक्वल टू 90 पर। बस अब हम पक्का बोल सकते हैं ना कि प्रिज्म के कारण किरण का विचलन अधिकतम कब होगा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर मतलब आई इक्वल टू 90 पर। बस हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म के कारण किरण का विचलन अधिकतम होने के लिए I टेंस टू 90 होना चाहिए, और I टेंस टू 90 होना चाहिए मतलब किरण को अभिलंब से, है ना, किरण को अभिलंब से 90 डिग्री कोण पर आपतित करना पड़ेगा, मतलब किरण को लगभग स्पर्श की आपतित करना होगा। ये तो ध्यान रखना कि अभी तो मूर्खों ने ऐसे डिटेल में एनालिसिस किया, लेकिन आगे डायरेक्ट ध्यान रखना है ना कोई कि आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कोई मूर्ख पूछ ले कि प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम विचलन कितना होगा, तो आगे, है ना, अब तुमको तो डायरेक्ट आना चाहिए कि प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम विचलन कब होगा, ग्राफ के बिल्कुल अंतिम बिंदु पर मतलब आई टेंस टू 90 पर। बस प्रिज्म के कारण किरण का विचलन अधिकतम कब होगा, जब आपतन कोण I टेंस टू 90 हो, और I टेंस टू 90 हो मतलब किरण को जब सतह के समानांतर गिराएं, है ना, किरण को सतह के लगभग समांतर गिराएं, I टेंस टू 90 हो तो उस केस में विचलन अधिकतम होगा। बस अधिकतम विचलन निकालना है मतलब इनडायरेक्टली I टेंस टू 90 के केस में विचलन कितना होगा वो देखना है। बस हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म के कारण किरण का विचलन बेसिकली I प्लस E माइनस ए होता है। तो बस इस अधिकतम विचलन के लिए हमको निर्गत कोण E निकालना है, और निर्गत कोण E निकालने का सेट तरीका हमको पता है। तो बताओ वही I से पहले R1 निकालेंगे, R1 से R2 निकालेंगे और R2 से निर्गत कोण E। फटाफट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे, है ना, इतना हमको पता है कि अधिकतम विचलन के लिए I इक्वल टू 90 डिग्री मतलब किरण को सतह के लगभग स्पर्श की गिराना होगा। तो सबसे पहले किरण हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो पहले R1 कितना होगा वो देखना है। तो सबसे पहले I से R1 निकालना है। तो हमको पता है कि बताओ I से R, यहाँ लिख देता हूँ कि बताओ I से R1 निकालने के लिए सिंपली इस किरण और इस किरण के बीच स्नेल का नियम N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। किरण हवा से स्टार्ट हो रही है इसे N1 1 sin I 90 डिग्री इक्वल टू कांच में जा रही है तो N2 √2 sin R की जगह R1। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो sin R1 1 by √2, तो R1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। बस अभी I से R1 निकाल लिया, अब हम R1 से R2 निकालेंगे तो हमको पता है कि R1 प्लस R2 का योग हमेशा प्रिज्म कोण A के बराबर होता है। तो R2 इक्वल टू A माइनस R1, A 75 माइनस R1 45, तो R2 कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। तो बस आराम से बताओ क्या I से R1 निकाल लिया, R1 से R2 निकाल लिया, अब R2 से E निकालेंगे। तो E निकालने के लिए सिंपली
इस किरण और इस किरण के बीच वापस स्नेल का नियम n1 sin थीटा इक्वल टू n2 sin थीटा 2। बताओ पहले n1 तो बताओ, किरण सात से आ रही है इससे n1 तो √2 sin थीटा 1, तो थीटा 1 का काम कौन करेगा, r2 है 30 डिग्री बराबर n2, तो किरण हवा में जा रही है इससे n2 1 sin थीटा 2 की जगह निर्गत कोण E हमको बताया कि sin 30 कितना होता है 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो साइन ही कितना हो गया √2/2 मतलब 1/√2, और साइन ही 1/√2 मतलब ई 45 डिग्री। बस, है ना, बस अब हम बिल्कुल, है ना, अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं बस अधिकतम विचलन के लिए किरण को I टेंस टू 90 डिग्री कोण पर आपतित करना होगा, तो उस केस में निर्गत कोण 45 डिग्री होगा, और हमको पता है इस केस में विचलन अधिकतम संभव होगा, और अधिकतम विचलन भी बेसिकली I प्लस E माइनस ए होगा। चलो मान रखते हैं पहले I, तो बताओ अधिकतम विचलन के लिए किरण को 90 डिग्री कोण पर आपतित किया था, तो I तो 90 प्लस E, तो इस केस में निर्गत कोण 45 डिग्री माइनस ए 75 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम संभव विचलन कितना आएगा, 60 डिग्री ही आएगा, है ना, तो ये निकालिए। हाँ। अब इसमें एक और चीज तुम देख सकते हो, फिर बच्चों अभी हमने देख लिया कि अधिकतम विचलन प्राप्त करने के लिए किरण को I टेंस टू 90 डिग्री कोण पर आपतित करना होगा, और उस केस में निर्गत कोण 45 डिग्री आएगा, और इस केस में विचलन अधिकतम होगा। अब देखो पिछली क्लास में, है ना, पिछली क्लास में मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि केवल न्यूनतम विचलन के लिए ही I का केवल एक ही मान आता है, बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी विचलन है उसके लिए I के दो मान संभव होते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में चमका कर बताया था कि केवल न्यूनतम विचलन के लिए I का केवल एक ही मान आता है, बाकी इसके अलावा बाकी जितने ही विचलन है उसके लिए आपतन कोण के दो मान संभव होते हैं। तो वैसे ही, है ना, वैसे ही हम ग्राफ से साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो अधिकतम विचलन है उसके लिए भी I के दो मान आएंगे, ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि जो अधिकतम विचलन है उसके लिए भी I के दो मान संभव होंगे। तो एक चीज तो हमको पता है ना, एक चीज तो हमको पता है कि विचलन अधिकतम तब होगा जब किरण I को 90 डिग्री कोण पर आपतित करें, तो उस केस में निर्गत कोण 45 डिग्री होगा, और उस केस में विचलन अधिकतम होगा, है ना। तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं ना, हम लॉजिकली बोल सकते हैं, बताओ वही विचलन अगर वापस प्राप्त करना हो, है ना, हम बोल सकते हैं कि वही अधिकतम विचलन वापस कब प्राप्त होगा, जब उल्टी स्थिति होगी, है ना, मैंने बताया था कि वही अधिकतम विचलन वापस कब प्राप्त होगा, जब उल्टी स्थिति होगी, मतलब, है ना, तुम बताओ जैसे I इक्वल 90 पर E इक्वल 45 डिग्री था ना, तो वही अधिकतम विचलन वापस कब प्राप्त होगा, जब उल्टी स्थिति होगी। उल्टी स्थिति मतलब किरण को उल्टा I इक्वल टू 45 डिग्री कोण पर आपतित करो, तो उस केस में निर्गत कोण 90 डिग्री आएगा, और वही विचलन वापस प्राप्त होगा, है, तो ये ध्यान रखना कि अधिकतम विचलन के लिए भी I के दो मान संभव होते हैं, तो अधिकतम विचलन वापस कब प्राप्त होगा, जब उल्टी स्थिति होगी, मतलब जब किरण को I कोण 45 डिग्री कोण पर आपतित करो, तो सिमेट्रिकली ये E इक्वल टू 90 डिग्री कोण पर निकलेगी, और वही अधिकतम विचलन वापस प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो अधिकतम विचलन के लिए जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है वो अपने दिमाग में थोड़ी आएगा। सेकेंड वाला सॉल्यूशन वो तो पूरा सॉल्व करने के बाद आता है ना। तो इससे ध्यान रखना कि जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है वो शुरू में दिमाग में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद में आता है। लेकिन ध्यान रखना अब, है ना, अब आगे ध्यान रखना कि अब ये पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखना कि कोई मूर्ख इंसान अगर प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम विचलन पूछे तो बस एक ही चीज चमकनी चाहिए कि प्रिज्म के कारण किरण का अधिकतम विचलन कहाँ होगा, ग्राफ के लास्ट बिंदु पर, मतलब I टेंस टू 90 पर, डेट्स ऑल। देखो बच्चों, प्रिज्म का एक क्वेश्चन मैंने किया था, अब आगे के क्वेश्चन तुमको करने हैं। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ठीक, देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है।
समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है, मतलब इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, तो इसका प्रिज्म कोण भी 60 डिग्री होगा। अब ये प्रिज्म कांच का बना है, जिसका अपवर्तनांक √6 है, और प्रिज्म को पानी जैसे किसी पारदर्शक द्रव में डुबो दिया है, और उस द्रव या उस माध्यम का अपवर्तनांक √2 है। देखो, पहले पार्ट में हमको पूछा है कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन कोण कितना होगा, वो देखना है। और फिर पूछा है कि किरण को कितने कोण पर आपतित करें ताकि इसका विचलन न्यूनतम हो, मतलब हमको न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब IM पूछा है, और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण RM कितना होगा, वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो बच्चों, मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, तो एक बार इसको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है, अपवर्तनांक दे रखा है, माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है। तो पहले पार्ट में पूछा था कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कितना होगा, वो पूछा है। तो हमको पता है ना, हमको अच्छे पता है कि कभी भी प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन पूछे तो अब कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के वही न्यूनतम विचलन का जादुई फॉर्मूला लगा देंगे, n इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन साइन a/2। लेकिन चक्कर ये है कि इस बार प्रिज्म को हमने किसी माध्यम में डुबो दिया है। मैंने चमका कर बताया था कि प्रिज्म को किसी माध्यम में डुबो दें तब भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस n की जगह n रिलेटिव आ जाएगा, जहाँ n रिलेटिव क्या होगा, n प्रिज्म अपन n मीडियम, बस मान रखते हैं। तुमको पता है कि माध्यम में डुबो दिया है तो n की जगह n रिलेटिव आएगा, जहाँ n रिलेटिव n प्रिज्म अपन n मीडियम, तो होता n प्रिज्म तो √6 अपन n मीडियम √2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम निकालना है, ऐसे रहने देते हैं प्लस a, तो इसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री बाय 2 अपन साइन a/2, तो साइन a कितना है 60/2। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तुमको पता होगा कि √6 अपन √2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, √3। और हमको पता है कि साइन 60/2 साइन 30 और साइन 30 1/2, 1/2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो √3/2 बन जाएगा। चलो बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाफ को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर √3/2 बन जाएगा। तो बताओ LHS में कितना बचेगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू रूट, है ना, इक्वल टू 1/2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का। तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू साइन 60, साइन से साइन को कैंसिल करेंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू 60 हो गया। इसको आगे सॉल्व कर लेना, तो आगे सॉल्व करोगे तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब हमको आगे पूछा है कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब IM कितना होगा, और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण RM कितना होगा। तो हमको पता है कि IM और RM के लिए भी पूरा डिटेल गहराई में जाने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि इनके राज भी जादुई फॉर्मूले के अंदर छुपे होते हैं। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि जादुई फॉर्मूले के जो अंश में होता है वो IM, और हर में होता है वो RM। हमको अच्छे पता है कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक कोण IM कितना होता है, सिंपली डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। तो डेल्टा मिनिमम कितना है 60 प्लस a प्रिज्म कोण 60/2, तो इससे IM 60 डिग्री आ गया। वैसे RM भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि जादुई फॉर्मूले के हर में जो होता है RM होता है, तो RM कितना होगा a/2, तो 60/2 मतलब 30 डिग्री। तो इस टाइप से ऐसे न्यूनतम विचलन के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, इसमें कई बार एक और चीज पूछी जाती है ना? तो कई बार हमको पूछा होता है कि समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो न्यूनतम विचलन के केस में, है ना, न्यूनतम विचलन के केस में प्रिज्म के अंदर से जो किरण गुजर रही है वो आधार के समानांतर होगी या नहीं होगी, ये पूछता है
है ना? तो कोई स्मार्ट पर्सन है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो ऑब्जर्वेशन से ही बोल सकता है कि न्यूनतम विचलन के केस में सारी चीजें सिमेट्रिकल हो जाती हैं, आई और ई बराबर हो जाते हैं, R1 और R2 बराबर हो जाते हैं, तो बस न्यूनतम विचलन के केस में सारी चीजें सिमेट्रिकल हो जाती हैं, इसलिए है ना, इसलिए प्रिज्म के अंदर से जो किरण गुजरेगी वो आधार के समानांतर होगी। इसको फीलिंग से बोल सकते हैं, लेकिन एक बार मूर्खों टाइप से इसको कर लेते हैं। फिर इतना पता है कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण मतलब आरएम कितना होगा, a/2 मतलब 60/2 30 डिग्री होगा, तो आरएम 30 डिग्री होगा। तो तुम आराम से बताओ कि प्रिज्म के अंदर से जो किरण गुजर रही है उसका अभिलंब के साथ कोण 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली प्रिज्म की सतह के साथ कोण 60 डिग्री होगा। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, स्मार्टली बताओ कि समबाहु प्रिज्म है, इससे ये कोण भी 60 डिग्री और एक बार सॉल्व करने पर ये कोण भी 60 आ रहा है। तुम बताओ कि ये कोण भी 60 और ये कोण भी 60 है, तो बताओ दोनों संगत कोण है और संगत कोण बराबर आ रहे हैं, तो संगत कोण बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये जो किरण होगी वो आधार के समानांतर होगी, है ना? तो ये बोल सकते हैं ये भी कोण 60 और ये भी कोण 60, ये दोनों संगत कोण है और वो बराबर आ रहे हैं, तो बस संगत कोण बराबर है मतलब कंफर्म है कि ये जो किरण होगी वो आधार के समानांतर होगी। बस अब गधौटाई से है ना, अब गधौटाई से इतना सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कभी भी समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म हो तो फिर न्यूनतम विचलन के केस में प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाली किरण आधार के समानांतर जरूर होगी। और समबाहु त्रिभुज ही क्या, अगर सम द्विबाहु त्रिभुज हो तब भी अंदर से गुजरने वाली किरण आधार के समानांतर ही होगी। चलो बच्चों, एक बार सम द्विबाहु प्रिज्म का केस ले लेते हैं ना। तो इस बार मान लेते हैं कोई प्रिज्म है जो सम द्विबाहु त्रिभुज के रूप में है। इसमें ये कोण भी 50 डिग्री, ये कोण भी 50 डिग्री और ये वाला कोण मतलब प्रिज्म कोण 80 डिग्री है। बस ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये और ये भुजा बराबर है। अब इस बार भी किसी किरण को आपतित किया है, तो इस बार भी न्यूनतम विचलन के केस में किरण आधार के समानांतर होगी या नहीं होगी वो देखना है। तो स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि न्यूनतम विचलन के केस में सारी चीजें सिमेट्रिकल हो जाती हैं, इसलिए न्यूनतम विचलन की अवस्था में जो प्रिज्म के अंदर से किरण गुजरेगी वो आधार के समानांतर जरूर होगी। या तुम चाहो तो इसको भी मूर्खों से चेक कर सकते हो। चलो, न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण, न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण आरएम निकाल लेते हैं, तो हमको पता है कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण आरएम इक्वल टू कितना होता है, a/2। इस बार a/2 है, तो आरएम 80/2 मतलब 40 डिग्री, है ना? तो आरएम 40 डिग्री हो गया, मतलब न्यूनतम विचलन के केस में आवश्यक अपवर्तन कोण 40 डिग्री आ गया। तो बस तुम आराम से बताओ कि न्यूनतम विचलन के केस में जो किरण प्रिज्म के अंदर से गुजर रही है उसका अभिलंब के साथ कोण 40 डिग्री है, तो प्रिज्म की सतह के साथ कोण कितना होगा, 90 माइनस 40 में तो 50 डिग्री। तो अब तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस बार ये कोण भी 50 डिग्री और ये कोण भी 50 डिग्री है, दोनों संगत कोण है और बराबर है, तो संगत कोण बराबर आ रहे हैं मतलब पक्का है कि ये किरण इसके समानांतर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज हो या सम द्विबाहु त्रिभुज हो, न्यूनतम विचलन के केस में प्रिज्म के अंदर से जो किरण गुजरेगी वो आधार के समानांतर होगी। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि सम द्विबाहु में जो दो भुजाएं समान है, अगर किरण उन दोनों भुजाओं से गुजरे तब तो प्रिज्म के अंदर से जो किरण गुजरेगी वो आधार के समानांतर होगी। लेकिन सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ, कोई सम द्विबाहु त्रिभुज हो उसमें जो दो भुजाएं अलग अलग हैं, अगर किरण उन दोनों भुजाओं से गुजरे तो फिर न्यूनतम विचलन के केस में प्रिज्म के अंदर से जो किरण गुजरेगी वो आधार के समानांतर नहीं होगी, तब टेढ़ी आएगी, है। तो अच्छे ध्यान रखना कि सम द्विबाहु त्रिभुज हो लेकिन जो दो भुजाएं बराबर हैं, अगर किरण उससे गुजरे तब तो न्यूनतम विचलन के केस में प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाली किरण आधार के समानांतर जरूर होगी, लेकिन जो दो भुजाएं अलग अलग हैं, अगर किरण उससे गुजरे तो फिर सिमेट्री नहीं रहेगी, तो तब प्रिज्म के अंदर से जो किरण है वो आधार के समानांतर नहीं होगी। ये तुम सोच सकते हो। फिर बच्चों इसमें एक और चिरकुट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी तुमको करना है। इसमें हमको दे रखा है कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण हमको ए दे रखा है, उसके बाद प्रिज्म कांच का बना है और उसका अपवर्तनांक
हमको cot a/2 दे रखा है और बाहर के माध्यम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि बाहर का माध्यम तो हवा ही है। बस हमको पूछा है कि इस प्रिज़्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन कोण कितना होगा वो देखना है। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो बच्चों शायद तुमने कर लिया होगा। एक बार मैं इसको कर लेता हूँ ना, ध्यान से देखना। तो ये किसी प्रिज़्म का प्रिज़्म कोण A अपवर्तनांक कितना है तो बस प्रिज़्म के कारण किरण का न्यूनतम संभव विचलन ज्ञात करना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि न्यूनतम विचलन सुनते ही खुश हो जाना और हमको पता है कि न्यूनतम विचलन का क्वेश्चन है इसे कोई बुद्धि नहीं लगानी बस भगवान का नाम लेकर के वो न्यूनतम विचलन का जादुई फॉर्मूला लगा देंगे मतलब n इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन साइन a/2 चलो मान रखते हैं। तुम बताओ, इधर मान रख देता हूँ। तुम बताओ इस बार n या प्रिज्म का अपवर्तनांक हमको कितना दे रखा है? cot a/2 ये लिख दो ना यार कि इस बार n या प्रिज्म का अपवर्तनांक हमको कितना दे रखा है? cot a/2 और तुम बताओ कि cot a/2 को हम खोल करके क्या लिख सकते हैं? cos a/2 अपन sin a/2 लिख सकते हैं इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम निकालना है प्लस a/2 अपन साइन a/2 बस इसको ढंग से सॉल्व करते हैं। तुम देखते बताओ इस साइन a/2 से ये साइन a/2 कैंसिल हो गया है ना तो चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको आगे ले आते हैं तो इसको आगे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इक्वल टू RHS में कितना बचेगा cos a/2। अब इसको सॉल्व करना है तो कई बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के बाद भी इसमें अटक जाते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमको पता है कि सॉल्व करने के लिए ये साइन की फॉर्म में तो इसको साइन की फॉर्म में लिखना होगा। तो हमको पता है कि cos थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो चलो दोनों टाइप से करते हैं एक बार, जिससे मीनिंगफुल आंसर आएगा उसी को लेंगे। तो चलो LHS में तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 को ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू cos a/2 को भी साइन में कन्वर्ट करना है तो बताओ cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं तो cos a/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2 ऐसा लिख सकते हैं बस अब साइन साइन को कैंसिल कर सकते हैं। बताओ साइन साइन को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2 आगे सॉल्व कर लेना 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a इक्वल टू 180 माइनस a उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो न्यूनतम विचलन 180 माइनस 2 है तो इस सॉल्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे ये तो अपना मीनिंगफुल सॉल्यूशन हो गया। चलो अब दूसरा करते हैं तो बताओ वैसे ही साइन है ना वैसे ही cos थीटा को साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। एक बार उस तरीके से करते हैं तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 को तो ऐसे ही इक्वल टू cos थीटा को साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं तो cos a/2 को हम साइन 90 प्लस a/2 भी लिख सकते हैं। तो बस साइन साइन को कैंसिल करेंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इसको अलग अलग कर लेते हैं तो डेल्टा मिनिमम बाय 2 प्लस a/2 इक्वल टू 90 प्लस a/2 इसको सॉल्व करेंगे तो a/2 से a/2 कैंसिल और कैंसिल हो गया तो डेल्टा मिनिमम बाय 2 इक्वल टू 90 तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये नॉनसेंस सॉल्यूशन आ गया। डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 180 का मतलब तो है कि किरण बिल्कुल 180 डिग्री कोण विचलित हो रही है मतलब जैसे आ रही है उसकी बिल्कुल अपोजिट होकर के निकल रही है। तो वो तो संभव है ही नहीं, है ना? कोई प्रिज्म दर्पण का थोड़ी बना है, जो किरण बिल्कुल उल्टे मुँह लौट जाएगी। तो ये संभव है ही नहीं। तो ये नॉनसेंस सॉल्यूशन है। नॉनसेंस सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि मैथमेटिक्स स्मार्ट तो होती है लेकिन कभी-कभी मैथमेटिक्स बिल्कुल अंधी होती है। तो डेल्टा एक न्यूनतम विचलन 180 डिग्री है तो नॉनसेंस सॉल्यूशन आ गया, है ना? प्रिज्म में नॉर्मल अपवर्तन हो रहा है तो विचलन 180 डिग्री तो हो ही नहीं सकता मतलब जो निर्गत किरण है वो प्रारंभिक किरण के अपोजिट तो हो ही नहीं सकती। ये नॉनसेंस सॉल्यूशन है तो बस मीनिंगफुल सॉल्यूशन कौन-सा होगा? न्यूनतम विचलन 180 माइनस 2 है। हाँ बच्चों,
अब इस न्यूनतम विचलन में एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी तुमको करना है ना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन की पूरी डिटेल लैंग्वेज नहीं लिख पाऊंगा, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना। तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई समबाहु प्रिज्म है। समबाहु प्रिज्म है मतलब इसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। अब देखो, इसमें हम किरण आपतित करते हैं ना, तो किरण ऐसी निकलेगी, है ना। और हमको दे रखा है ना, हमको दे रखा है कि किसी केस में, हमको दे रखा है कि किसी केस में आपतन कोण आई और निर्गत कोण ई बराबर आ रहे हैं, और वो प्रिज्म कोण का 3/4 आ रहे हैं। हमको दे रखा है कि किसी केस में आपतन कोण आई और निर्गत कोण ई बराबर आ रहे हैं, और वो प्रिज्म कोण का 3/4 मतलब 3/4 ए आ रहे हैं। तो बस इन डेटास के आधार पर हमको बताना है कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कितना होगा, और उसके आधार पे हमको देखना है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। फिर बच्चों शायद तुमने इसको कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ना। तो प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, और हमको दे रखा है कि किसी केस में आई और ई बराबर आ रहे हैं, और इनका मान प्रिज्म कोण का 3/4 है। क्या तुम खुद बताओ, इस बार प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म कोण का, है ना, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म कोण का 3/4 कितना होगा, 45 डिग्री है ना। बोल सकते हैं कि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म कोण का 3/4 मतलब 3/4 है, कितना होगा, 45 डिग्री। बस इनके कहने का मतलब है कि किसी केस में आई और ई बराबर आ रहे हैं, और इन दोनों का सम्मिलित मान 45 डिग्री है। बस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन निकालना है। तो तुम खुद देख के बताओ, है ना, तुम खुद देख के बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में आई और ई बराबर है, और हमको अच्छे पता है कि आई और ई बराबर हो तो यही न्यूनतम विचलन की अवस्था होगी, है ना। बोल सकते हैं कि इस केस में आई और ई बराबर है, और हमको अच्छे पता है कि अगर आई और ई बराबर हो तो उस केस में न्यूनतम विचलन वाली अवस्था होगी। तो पक्का बोल सकते हैं कि इस बार न्यूनतम विचलन की अवस्था है ना। और हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि न्यूनतम विचलन के केस में आई और ई बराबर होते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से आईएम बोलते हैं ना। तो इस बार आई और ई बराबर है, जिनका सम्मिलित मान 45 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बार आईएम का काम कौन करेगा, 45 डिग्री। कह सकते हैं ना कि न्यूनतम विचलन में आई और ई बराबर होते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से आईएम बोलते हैं। तो इस बार आईएम का काम कौन करेगा, 45 डिग्री करेगा। बस सबसे पहले न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा वो देखना है। तो देखो, तुमको बताओ कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए वापस पूरी गहराई में उतरने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के वो न्यूनतम विचलन का जादुई फॉर्मूला लगा देंगे, n इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन साइन a/2। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इस जादुई फॉर्मूले के जो अंश में होता है वो im होता है ना। तो हमको अच्छे पता है कि जादुई फॉर्मूले के जो अंश में होता है वो एक्चुअली im होता है। तो im कितना होता है, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। और इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि IM 45 डिग्री है, तो इससे न्यूनतम विचलन निकाल सकते हो ना। तुम बताओ, डेल्टा मिनिमम निकालना है, प्लस ए प्रिज्म कोण 60/2 इक्वल टू 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो न्यूनतम विचलन कितना आ गया, 30 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि यही न्यूनतम विचलन वाली अवस्था होगी, क्योंकि आई और ई बराबर है ना। तो यही न्यूनतम विचलन की अवस्था होगी, और इस केस में किरण का न्यूनतम विचलन 30 डिग्री होगा। तो बस न्यूनतम विचलन आ गया। तो अब हमको अपवर्तनांक निकालना है। तो हमको पता है कि न्यूनतम विचलन के अंदर ही अपवर्तनांक छुपा होता है, और अपवर्तनांक के लिए वही जादुई फॉर्मूला n इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन साइन a/2। तो साइन डेल्टा मिनिमम 30 प्लस a 60/2। ये तो मूर्खता की, डायरेक्ट कर सकते थे कि डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 क्या होता है, एक्चुअली im, और im का मान 45 है। तो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 तुम डायरेक्ट 45 भी लिख सकते थे। अपन साइन a कितना है, 60/2। सॉल्व करेंगे तो अंश में साइन 30 प्लस 60/2 मतलब साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ऊपर नीचे साइन 60/2 मतलब साइन 30, तो उसका मान 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 मतलब √2। तो इस प्रिज्म का अपवर्तनांक √2। इस टाइप के घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे हो तब भी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब प्रिज्म का एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं।
देखो, इस क्वेश्चन की भी लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना। मैं अभी क्वेश्चन को जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। देखो, इस बार भी हमको है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कि काँच का कोई त्रिभुजाकार प्रिज़्म है। ये प्रिज़्म जिस काँच का बना है उसका अपवर्तनांक √2 और बाहर के माध्यम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि बाहर का माध्यम हवा है ना? अब हमको पता है कि किसी एक विचलन के लिए आपतन कोण के 2 मान आते हैं ना, तो हमको दे रखा है कि 40 डिग्री विचलन के लिए आपतन कोण के 2 मान आ रहे हैं, मतलब अगर किरण को 40 डिग्री कोण पर आपतित करें तब भी विचलन उतना ही आ रहा है और किरण को 60 डिग्री कोण पर आपतित करें तब भी विचलन उतना ही आता है, मतलब इन दोनों आपतन कोणों पर विचलन समान आ रहा है और 40 डिग्री आ रहा है। बस इन सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर सबसे पहले हमको प्रिज्म कोण ए निकालना है और उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा है कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कितना होगा। फिर न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण IM और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण RM कितना होगा वो देखना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही हम समझ गए कि इसमें हमको प्रिज्म के कारण विचलन का I के साथ ग्राफ जो बनता है उसका यूज करना होगा, है ना? तो हमको अच्छे ही पता है ना, हमको अच्छे ही पता है कि प्रिज्म के कारण किरण के विचलन का आपतन कोण I के साथ ग्राफ कटोरे के टाइप से तो होता है, लेकिन वो कटोरा ऐसा सिमेट्रिकल कटोरा नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है। तो पता है कि प्रिज्म के कारण विचलन का आपतन कोण I के साथ ग्राफ होता है, वैसा अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है। और ये भी तुमको, है ना, ये भी तुमको मैंने चमका कर बताया था कि किसी एक विचलन के लिए आपतन कोण के 2 मान संभव होते हैं, मतलब किन्हीं, है ना, मतलब किन्हीं 2 आपतन कोणों पर विचलन समान होते हैं और, है ना, और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि जिन 2 आपतन कोणों पर विचलन समान होते हैं वो वास्तव में IE पेयर होते हैं। मैं चमका कर बताया था कि जिन 2 आपतन कोणों के लिए विचलन समान होते हैं वास्तव में IE पेयर होते हैं। तो इस बार 40 डिग्री और, है ना, इस बार 40 डिग्री और 60 डिग्री पर विचलन समान आ रहा है ना, तो इन 2 आपतन कोणों पर विचलन समान आ रहा है, मतलब वास्तव में दोनों IE पेयर होंगे, मतलब एक I होगा तो दूसरा E होगा, है ना? मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं ना, हम अनुमान लगा सकते हैं कि बताओ I = 40 डिग्री कोण पर आपतित करने पर इस किरण का निर्गत कोण 60 डिग्री होगा, पता है ना? ये दोनों वास्तव में IE पेयर होंगे। तो हम बोल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किरण को I = 40 डिग्री कोण पर आपतित करें, तो निश्चित रूप से निर्गत कोण 60 डिग्री होगा और बताओ अगली बार वो विचलन कब प्राप्त होगा, जब उल्टी स्थिति होगी। उल्टी स्थिति मतलब जब किरण को उल्टा 60 डिग्री कोण पर आपतित करें, तो फिर निर्गत कोण 40 डिग्री आ जाएगा और वही विचलन वापस प्राप्त हो जाएगा। बस बताओ इन डेटास के आधार पर हम प्रिज्म कोण A का मान निकाल सकते हैं। तो उसके लिए चाहो तो इन डेटा का भी यूज कर सकते हैं, इन वाले डेटा का भी यूज कर सकते हैं। चलो इस डेटा का यूज करते हैं। तो हमको पता चल गया कि बताओ I = 40 डिग्री पर E = 60 डिग्री होगा और उस केस में किरण का विचलन कितना है, 40 डिग्री। बस इससे प्रिज्म कोण निकाल सकते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म के कारण किरण का विचलन जनरली कितना होता है, I + E - A। तो बताओ, है ना, इस केस में विचलन कितना है बताओ, 40 डिग्री बराबर I कितना है 40, E कितना है 60 माइनस A निकालना है। सॉल्व करेंगे तो 40 से 40 कैंसल, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिज्म कोण 60 डिग्री आएगा। तो जो ये वाली इंफॉर्मेशन उससे पहला पार्ट तो निकाल लिया कि इसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री होगा। अब सेकंड पार्ट में ना सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कितना होगा, है ना? वही कि इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कितना होगा और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब IM कितना होगा और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण RM कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि कभी भी न्यूनतम विचलन का क्वेश्चन पूछे तो कोई बुद्धि नहीं, अब भगवान का नाम लेकर के ये जादुई फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूले से आ तो जाएगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचते हैं ना, तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा लॉजिकली सोचते हैं कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब IM कितना होगा, उसको थोड़ा-सा
लॉजिकली सोचते हैं, है ना? मतलब न्यूनतम विचलन किस आपतन कोण पर होगा? तो आईएम को हम थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हैं। है तो देखो हम बिल्कुल लॉजिकली सोच सकते हैं। एक बताओ, विचलन का आई के साथ ग्राफ अगर सिमेट्रिकल कटोरा होता, है ना? सोच के बताओ कि विचलन का आई के साथ ग्राफ अगर सिमेट्रिकल कटोरा होता, तब तो ये जो मिनिमा बनता हो 40 और 60 के बिल्कुल बीच में बनता, मतलब 50 डिग्री पर बनता, है ना? तो ये लॉजिकली बोल सकते हैं कि विचलन का आई के साथ ग्राफ सिमेट्रिकल कटोरा होता, तब तो ये जो मिनिमा है वो 40 और 60 के बिल्कुल बीच में बनता, मतलब 50 डिग्री पर बनता। लेकिन, है ना? लेकिन हमको पता है कि प्रिज्म के कारण विचलन का आई के साथ ग्राफ कटोरा तो होता है, लेकिन वो कटोरा अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है, मतलब इधर ज्यादा नीचे की ओर झुका होता है ना? इधर ज्यादा नीचे की ओर झुका होता है, इधर फ्लैट होता है। बस विचलन का आई के साथ ग्राफ अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है। और तुम खुद बताओ कि अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है, इसलिए इस बार मिनिमा बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, मिनिमा इसके ज्यादा पास आएगा। तो ये स्मार्टनेस रखनी है कि ग्राफ अगर सिमेट्रिकल कटोरा होता तो मिनिमा 40 और 60 के बिल्कुल बीच में तो 50 डिग्री पर होता, लेकिन वास्तव में विचलन का ग्राफ अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है। यार अनसिमेट्रिकल कटोरा होता है, इससे मिनिमा 40 और 60 के बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, बल्कि मिनिमा इस 40 के ज्यादा पास आएगा, फर्स्ट हाफ में आएगा। मतलब पक्का बोल सकते हैं कि जो मिनिमा आएगा वो फर्स्ट हाफ में आएगा, मतलब 40 और 50 के बीच में कहीं आएगा। मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक जो आपतन कोण आईएम है वो फर्स्ट हाफ में आएगा, मतलब 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कहीं आएगा। ये बोल सकते हैं ना कि जो आईएम होगा वो फर्स्ट हाफ में आएगा, मतलब 40 और 50 के बीच में कहीं आएगा। तो ये तो सब लॉजिकली कर लिया, लेकिन अब मैथमेटिकली कर लेते हैं। बस इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, तो हमको पता है कि न्यूनतम विचलन कोण निकालना है तो बुद्धि को डस्टबिन में फेंकाना। अब तो भगवान का नाम लेकर के वो जादुई फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताओ, n इक्वल टू सिंपली साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2 ओपन साइन a बाय 2, यही रखेंगे, है ना? बस मान रखते हैं। तो n प्रिज्म का अपवर्तनांक, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम निकालना है तो ऐसे ही रहने देते हैं प्लस a। तो ये फर्स्ट पार्ट से हम निकाल चुके हैं कि प्रिज्म कोण 60/2 अपन साइन a की जगह 60/2, तो हमको अच्छे पता है, तो हमको पता है कि साइन 60/2 साइन 30 होता है, वो 1/2 होता है। तो तुम देखते बताओ कि 1/2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर कितना आ जाएगा? √2/2 मतलब 1/√2। और चलो इस चीज को एलएचएस में ले आते हैं। तुम बताओ एलएचएस में तो कितना है? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू 1/2 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो आरएचएस में √2/2, इसको 1/√2 लिख सकते हैं। और हमको पता है कि 1/√2 किसका मान होता है? साइन 45 का। बस आराम से बताओ कि साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू साइन 45 है। साइन साइन को कैंसिल करेंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू 45 डिग्री। आगे इसको सॉल्व कर लेना, तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 30 डिग्री। बस इस प्रिज्म के कारण किरण का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री आ गया। बस अब हमको देखना है कि न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक आपतन कोण मतलब आईएम कितना होगा, और न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक अपवर्तन कोण आरएम कितना होगा। तो हमको पता है कि दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, आईएम और आरएम के राज भी इस जादुई फॉर्मूले के अंदर छुपे होते हैं। तो बताए कि जादुई फॉर्मूले के अंश में जो होता है आईएम और हर में जो आता है वो आरएम। तो आईएम कितना होगा? सिंपली डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। बस डेल्टा मिनिमम तो 30 प्लस a इसका प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण 60/2, तो आईएम 45 डिग्री आ गया। तो तुम बताओ कि हमने पहले, है ना, पहले हमने जुगाड़ से देखा था, तो जुगाड़ से देखा था उसको हम, है ना, जो जुगाड़ से देखा था उससे हमको पता चल गया था कि आईएम का मान 40 और 50 के बीच होगा, बाकी मैथमेटिकली निकालेंगे तो आईएम का मान 45 होगा। तो हमने लॉजिकली भी समझ सोच लिया था, मैथमेटिकली भी आ गया आरएम। तो हमको पता है कि इसमें जो हर होता है वो आरएम होता है, तो आरएम क्या होगा? a/2। तो ये 60/2 मतलब आरएम 30 डिग्री। तो इस तरह से
घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे तब भी तुम इजीली कर सकते हो। देखो बच्चों, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। तो देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि पारदर्शक कांच का बना कोई समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है, और समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो इसका प्रिज्म कोण भी 60 डिग्री होगा। ये प्रिज्म कांच का बना है जिसका अपवर्तनांक √2 और बाहर का माध्यम हवा है। अब देखो, तो हम क्या करते हैं कि इस सतह पर प्रकाश की किसी किरण को गिरा रहे हैं और किरण को सतह के बिल्कुल अभिलंबत आपतित कर रहे हैं। है ना, पता होगा कि अभिलंबत आपतित करें तो अभिलंब के साथ कोण 0 होगा, मतलब I इक्वल टू 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि इस किरण को सतह पर बिल्कुल अभिलंबत आपतित कर रहे हैं। तो हमको पूछा है कि प्रिज्म के कारण इस किरण का परिणामी विचलन कितना होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि कोई समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है। इस सतह पर प्रकाश की किसी सॉरी बाहर का माध्यम कुछ भी नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट हवा ही मानेंगे ना। अब देखो, इस सतह पर किसी किरण को आपतित किया और बिल्कुल अभिलंबत आपतित किया है। बस ये किरण कैसे मुड़ेगी वो देखते हैं ना। तो क्लियरली बोल सकते हैं कि इस किरण को सतह के अभिलंबत आपतित किया है। तो पहले प्रोसेस में तो किरण अभिलंबत निकल जाएगी, मतलब पहले प्रोसेस में तो किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी चली आएगी, कह सकते हैं ना। तो अभिलंबत आपतित किया तो अभिलंबत ही प्रवेश कर जाएगी, मतलब पहले प्रोसेस में तो किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी चली आएगी। तो अब हमको, अब एक किरण इस सतह पहुंची है, तो हमको देखना है कि इस सतह पर अभिलंब के साथ कोण कितना होगा वो देखना है। देखो, वैसे तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये देखो, वैसे तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तुम बताओ कि किरण को अभिलंबत आपतित किया था तो अभिलंब के साथ कोण 0 होगा, मतलब I इक्वल टू 0 होगा। I इक्वल टू 0 होगा तो इस अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण R1 भी 0 होगा। तो बताओ, R1 0 है तो R2 निकालना है, तो हमको पता है ना? हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म के केस में R1 प्लस R2 का योग A होता है। तो R2 इक्वल टू A माइनस R1। तो ये तो 60 डिग्री माइनस R1 0, तो R2 60 डिग्री ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा-सा अजीब केस है ना? इस बार थोड़ा अजीब केस है, तो फॉर्मूला लगाने में थोड़ा डर लग रहा है तो तुम बेसिक ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले इस वाले समकोण त्रिभुज को कंसीडर करते हैं। तुम आराम से बताओ कि इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 चला गया, ये 60 चला गया, तो ये कोण कितना बचेगा? 30 डिग्री। अब तुम आराम से बताओ कि इस किरण का प्रिज्म की सतह के साथ कोण 30 डिग्री है, तो अभिलंब के साथ कोण कितना होगा? 90 माइनस 30 में तो 60 डिग्री। तो फॉर्मूले से भी ये आया और बेसिक ज्योमेट्री से भी यही आया, लेकिन फिर मैं वार्न कर रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर कुछ भी एबनॉर्मल क्वेश्चन हो तो रिस्क मत लेना, बेसिक ज्योमेट्री से ही करेंगे। तो बेसिक ज्योमेट्री से पता चल गया कि इस किरण का अभिलंब के साथ कोण 60 डिग्री आ गया। नहीं तो बस बोल सकते हैं कि किरण अभिलंब गिरा था तो अभिलंबत ही प्रवेश कर जाएगी, बिना मुड़े सीधी की सीधी प्रवेश कर जाएगी और अब ये किरण इस सतह पहुंचेगी। तो ज्योमेट्री से पता चल गया कि है ना, इस सतह पर किरण का अभिलंब के साथ कोण 60 डिग्री होगा। तो तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि अब एक किरण किधर से किधर जा रही है? अ, है ना? अब एक किरण किधर से किधर जा रही है? कांच से हवा की ओर जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो अब अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, है ना? तो अब एक किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी तो अब निर्गत कोण E कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि निर्गत कोण के लिए सिंपली इस किरण और इस किरण के बीच स्नेल का नियम लगा देंगे। N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2। आराम से बताओ कि किरण कांच से आ रही है ना? किरण कांच से आ रही है तो N1 तो √2 sin θ1, तो इधर अभिलंब के साथ कोण 60 डिग्री है ना? तो N1 तो √2 sin θ1 60 डिग्री बराबर N2। तो अब किरण हवा में जा रही है तो N2 1 इंटू sin θ2 की जगह निर्गत कोण E थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमको पता है कि sin 60 कितना होता है? √3/2। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो sin ही कितना आ गया? √3
अपन एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल हो गया तो रूट टू मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ई इक्वल टू कितना आ गया, रूट ऑफ 3/2 आ गया। ये तो कई बेशर्म लोग क्या करते हैं कि साइन ई रूट 3/2, तो बेशर्मों के टाइप से लिख देते हैं कि ई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3/2 ऐसा लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है ना। तो तुम बताओ कि इसको सॉल्व किया ना, कोई आई से R1 निकाला, R1 से R2 और R2 से ई निकाला और सॉल्व करने पर साइन ई रूट ऑफ 3/2 आ गया। तुम बताओ कि n ज्यादा है, हर कम है तो पूरी चीज एक से ज्यादा होगी ना, मतलब साइन ई एक से ज्यादा आ गया। बताओ ना, रूट ऑफ 3/2 1 से ज्यादा ही होगा ना। तो इस सॉल्व करने पर, है ना, सॉल्व करने पर साइन ई 1 से ज्यादा आ गया और हमको अच्छे पता है कि साइन ई 1 से ज्यादा है, ये संभव नहीं है। तो होता है साइन ई का मान 1 से ज्यादा संभव नहीं है, तो इस बार अपवर्तन भी संभव नहीं होगा, और अपवर्तन संभव नहीं होगा मतलब कंफर्म है कि इस सतह पर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि प्रिज्म वाले क्वेश्चन में कोई लड्डू के टाइप से लिखा नहीं होता है कि इस सतह पर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वो लड्डू के टाइप से दिया नहीं होता है। उसको ऐसे करते हैं यार, है ना, उसको ऐसे करते हैं कि बस अपनी नॉर्मल टाइप की कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कोई सिंपली आई से R1 निकालते हैं, R1 से R2 निकालते हैं और R2 से E निकालते हैं। और अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि सॉल्व करने पर साइन ई का मान 1 या 1 से कम आया, तब तो हमको पता है कि साइन ई का मान 1 या 1 से कम तो संभव है, तो उस केस में तो नॉर्मल टाइप का अपवर्तन ही होगा। लेकिन, है ना, लेकिन अगर सॉल्व करने पर साइन ई का मान 1 से ज्यादा आ गया, तो हमको पता है कि साइन ई का मान 1 से ज्यादा संभव नहीं है, तो उस केस में फिर अपवर्तन भी संभव नहीं होगा, और अपवर्तन संभव नहीं होगा मतलब कंफर्म है कि इस सतह पर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, क्या इसे R1 से R2 और R2 से E निकालेंगे, साइन ई का मान 1 है, 1 से कम आया, तब तो संभव है तो नॉर्मल टाइप से अपवर्तन होगा। लेकिन अगर, है ना, इस बार साइन ई का मान 1 से ज्यादा आ गया, जो संभव नहीं है, तो इस बार अपवर्तन भी संभव नहीं होगा। तो कंफर्म है कि इस बार अपवर्तन संभव नहीं होगा, मतलब इस बार किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और तुम बताओ कि इस बार, है ना, इस बार इस सतह पर किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो रही है, तो तुम बताओ कि भले ही पूर्ण आंतरिक है लेकिन परावर्तन हो रहा है, तब ये किरण परावर्तन के नियम का पालन करेगी। मतलब अभिलंब से 60 डिग्री कोण पर आ रही थी, तो अभिलंब से 60 डिग्री कोण पर ही परावर्तित होगी। अब किरण यहाँ पहुंचेगी, बस यहाँ इसका अभिलंब के साथ कोण कितना होगा वो देखना है। चलो तुम देखते बताओ कि इस परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण 60 डिग्री है, अभिलंब के साथ कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म की सतह के साथ कोण 30 डिग्री। बस अब हम इस वाले त्रिभुज को कंसीडर करते हैं। तो तुम फटाफट बताओ कि बताओ इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, उसमें से 60 चला गया है, 30 चला गया, तो ये कोण कितना बचेगा, 90। और तुम बताओ तुम बताओ कि ये कोण 90 डिग्री है, मतलब ये किरण इस सतह पर बिल्कुल अभिलंबत आ रही है। तो तुम बताओ कि किरण इस सतह पर बिल्कुल अभिलंबत आ रही है, तो बिल्कुल अभिलंबत ही चली जाएगी, मतलब इस प्रोसेस में भी किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी चली आएगी। बस अब हमको पूछा है कि इन तीनों प्रोसेस के दौरान, है ना, इस किरण का परिणामी विचलन कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि बताओ इस बार विचलन के लिए I प्लस ई माइनस ए लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। I प्लस ई माइनस ए तो तब वैलिड होता है जब किरण प्रिज्म से नॉर्मल टाइप से अपवर्तित हो रही है, जबकि इस बार तो किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो रही है, तो इस बार विचलन का फॉर्मूला I प्लस ई माइनस ए वैलिड नहीं होगा। इसको लॉजिकली सोचेंगे तो तुम स्मार्ट ही बताओ ना, स्मार्ट ही बताओ कि जो, है ना, कि जो पहला प्रोसेस है उसमें भी किरण बिना मुड़े बिल्कुल सीधी की सीधी निकल गई है, तो इसमें भी कोई विचलन नहीं होगा। और ये जो तीसरा प्रोसेस है उसमें भी किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी चली गई है। बोल सकते हैं कि पहले और तीसरे प्रोसेस में तो किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी चली गई, तो पहले और तीसरे प्रोसेस में तो कोई विचलन नहीं होगा। बताओ जो भी विचलन होगा वो केवल इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान होगा। और तुम बताओ कि भले ही पूर्ण आंतरिक है लेकिन है तो एक परावर्तन ही ना, और हमको पता है कि परावर्तन के कारण किरण का विचलन कितना होता है, 180 - 2i। बस
इस बार विचलन केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा और कितना होगा 180 माइनस 2 इंटू आई इस किरण का अभिलंब के साथ कोण 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो विचलन 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री हो गया। बस इस बार विचलन केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान ही होगा और 180 माइनस 2i मतलब 60 डिग्री हो गया। और दिशा कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि किरण ऐसी आ रही थी, ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन मुड़ करके ऐसी चली गई। तो प्रारंभिक दिशा की तुलना में क्लॉकवाइज मुड़ गई है। तो ध्यान रखना कि प्रिज्म के क्वेश्चन में कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तब भी उसको कर सकते हैं वही स्किल। आई से R1, R1 से R2 और R2 से E निकालेंगे। साइन ई का मान 1 या 1 से कम हो गया तब तो कोई चक्कर नहीं है, नॉर्मल अपवर्तन ही होगा। लेकिन अगर साइन ई का मान 1 से ज्यादा हो गया तो फिर वो संभव नहीं है, तो अपवर्तन भी संभव नहीं होगा। तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखो बच्चों, अभी तक हमने प्रिज्म में जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें प्रिज्म कोण 60 डिग्री 30 डिग्री से ज्यादा होता था और प्रिज्म कोण ज्यादा हो तब तो इसको मोटा प्रिज्म बोलते हैं। तो अभी तक तो मोटे प्रिज्म को स्टडी किया था, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत पतला प्रिज्म होता है ना। पतला प्रिज्म मतलब ऐसे प्रिज्म होते हैं जिसका प्रिज्म कोण बहुत ही स्मॉल होता है। स्मॉल मतलब 10 डिग्री से कम हो तो उसको स्मॉल बोल देते हैं, है ना। तो ध्यान रखना तुम, ये ध्यान रखना कि कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें पतला प्रिज्म होता है मतलब प्रिज्म कोण भी बहुत स्मॉल होता है और साथ में आपतन कोण भी बहुत स्मॉल होता है। तो हम देखते हैं कि पतले प्रिज्म के कारण किरण का परिणामी विचलन लगभग कितना होगा वो देख लेते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई पतला प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण बहुत स्मॉल है, मतलब 5 डिग्री 6 डिग्री इस तरह से प्रिज्म कोण स्मॉल है ना। चलो प्रिज्म कांच का बना है जिसका अपवर्तन n और बाहर का माध्यम हवा है। अब देखो इधर से किसी किरण को आई कोण पर आपतित कर रहे हैं और इस बार आपतन कोण भी बहुत स्मॉल है। तो अच्छे ध्यान रखना, है ना। अच्छे ध्यान रखना कि ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसके लिए प्रिज्म कोण भी बहुत स्मॉल होना चाहिए और साथ में आपतन कोण भी बहुत स्मॉल होना चाहिए। बस प्रिज्म को आई के स्मॉल कोण पर आपतित कर रहे हैं तो हमको पता है कि पहले किरण हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इस कोण को R1, फिर दूसरी सतह पर अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसको R2 और फिर कांच से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। निर्गत कोण को हम E बोलते हैं, है ना। तो हमको पता है कि इस बार आपतन कोण I स्मॉल है तो स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तन कोण R1 भी स्मॉल होगा। तो बताओ R1 स्मॉल है, प्रिज्म कोण A स्मॉल है तो R2 भी स्मॉल होगा और R2 स्मॉल है तो स्नेल के नियम के अनुसार निर्गत कोण E भी स्मॉल होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार सारे कोण बहुत स्मॉल होंगे और सारे कोण स्मॉल होंगे मतलब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। कहीं भी साइन थीटा हो तो उसको लगभग थीटा बोल सकते हैं, है ना। बस इस पतले प्रिज्म के कारण किरण का परिणामी विचलन कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि किसी भी प्रिज्म के कारण किरण का विचलन जनरली I प्लस E माइनस A होता है। तो हमको पता है कि इस पतले प्रिज्म के कारण भी विचलन निकालना है तो उसके लिए हमको मेनली निर्गत कोण E निकालना होगा और निर्गत कोण E निकालने का हमारे पास बिल्कुल रटा रटाया मेथड है। वही चीज कि पहले I से R1 निकालेंगे, फिर R1 से R2 और फिर R2 से E। स्टार्ट करते हैं। पहले I से R1 निकालना है तो उसके लिए सिंपली इस किरण और इस किरण के बीच स्नेल का नियम लगा देंगे। N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। किरण हवा से आ रही है तो N1 1 sin I बराबर कांच में जा रही है तो N2 N sin R की जगह R1। अब तुम आराम से बताओ कि इस बार कोण बहुत स्मॉल है तो तब कोण बहुत स्मॉल है तो sin थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं, मतलब sin I को लगभग I लिख सकते हैं और sin R1 को लगभग R1 लिख सकते हैं, है ना। तो कोण बहुत स्मॉल है तो sin I को लगभग I और sin R1 को हम लगभग R1 लिख सकते हैं। बताओ सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू लगभग N इंटू R1, तो इससे R1 इक्वल टू लगभग कितना आ गया I बाय N। तो सबसे पहले हमने I से R1 निकाल लिया, फिर R1 से R2 निकालेंगे तो हमको पता है
कि प्रिज्म के केस में R1 प्लस R2 का योग हमेशा A होता है, तो R2 इक्वल टू A माइनस R1 होता R2 इक्वल टू A माइनस R1 कितना है I बाय N। तो बताओ, है ना, हमने अभी I से R1 निकाल लिया, R1 से R2 भी निकाल लिया। अब हमको R2 से E निकालना है, तो R2 से E निकालने के लिए सिंपली इस किरण और इस किरण के बीच भी स्नेल का नियम लगा देंगे। सिंपली N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2। बताओ, किरण कात से आ रही है, इससे N1 तो N sin θ1 का काम कौन करेगा? R2 बराबर N2। तो बताओ, किरण हवा में जा रही है तो N2 1 और sin θ2 का काम निर्गत कोण E। वापस बताओ, इस बार भी सारे कोण बहुत स्मॉल हैं, तो सारे कोण बहुत स्मॉल है, तो sin R2 को लगभग हम R2 लिख सकते हैं और sin E को लगभग E लिख सकते हैं। तो इससे सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू कितना आ गया? nR2। तो था E इक्वल टू N इंटू R2 का मान कितना है? A माइनस I बाय N लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो निर्गत कोण का मान अपने पास कितना आएगा? Na माइनस I इतना आ जाएगा। इसको कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो निर्गत कोण का मान लगभग Na माइनस I आ गया। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना? तो तुम बिल्कुल आराम से बताओ, क्या इसे R1, R1 से R2 और R2 से E निकाल लिया? बस। अब इस पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन देख सकते हैं, तो हमको पता है कि प्रिज्म के कारण किरण के विचलन का जनरल फॉर्मूला I प्लस E माइनस A होता है। बस इस प्रिज्म के कारण मैं लिख देता हूँ ना, इस प्रिज्म के कारण किरण का विचलन कितना होगा? I प्लस E माइनस A। तो I प्लस E का मान क्या रख सकते हैं बताओ? Na माइनस I माइनस A कर सकते हैं ना? तो I प्लस E माइनस A, जहाँ E का मान Na माइनस I रख सकते हैं। बस। अब अगर सॉल्व करोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सॉल्व करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, और I से I कैंसिल हो जाएगा तो पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन कितना आ जाएगा? Na माइनस A, या A को कॉमन ले तो N माइनस 1 इंटू A इतना आएगा। देखो बच्चों, अभी तो मूर्खों टाइप से डिटेल में डिराइव किया था, लेकिन आगे इतना सारा डिराइव करने का टाइम नहीं है। आगे इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी पतला प्रिज्म हो, है ना, ध्यान रखना कि कभी भी पतला प्रिज्म हो और साथ में किरण को बहुत कम कोण पर भी आपतित करें, तो उस केस में पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन लगभग कितना होता है? n माइनस 1 इंटू ए होता है ना। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, इंटरेस्टिंग चीज है कि पतला प्रिज्म हो और आपतन कोण बहुत स्मॉल हो, तो जब विचलन निकालते हैं तो आई से आई कैंसिल हो गया था, और आई से आई कैंसिल हो गया था, मतलब बोल सकते हैं कि पतला प्रिज्म हो और आपतन कोण बहुत स्मॉल हो, तो फिर पतले प्रिज्म के कारण जो विचलन है वो आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब किरण को अगर, है ना, किरण को अगर 2 डिग्री कोण पर आपतित करें तब भी विचलन n माइनस 1 इंटू ए, और 5 डिग्री कोण पर आपतित करें तब भी उतना ही होगा, और किरण को 8 डिग्री कोण पर आपतित करें तब भी पतले प्रिज्म के कारण विचलन बिंदास n माइनस 1 इंटू ए होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पतला प्रिज्म हो और आपतन कोण बहुत स्मॉल हो, तो फिर पतले प्रिज्म के कारण विचलन आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करता। किरण को किसी भी स्मॉल कोण पर आपतित करें, पतले प्रिज्म के कारण विचलन बिंदास n माइनस 1 इंटू ए होगा। लेकिन अगर पतला प्रिज्म हो लेकिन किरण को ज्यादा कोण 30 डिग्री कोण पर आपतित करें, तो हमको पता है कि किरण को ज्यादा कोण मतलब 30 डिग्री कोण पर आपतित करें, तब तो फिर अप्रोक्सीमेशन लगेंगे नहीं, तब तो डेरिवेशन वैलिड होगी नहीं। लेकिन पतले प्रिज्म में अल्प कोण पर आपतित करें तो फिर विचलन आई पर निर्भर नहीं करेगा, तब तो पतले प्रिज्म के कारण विचलन बिंदास n माइनस 1 इंटू ए होगा। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है, तो ध्यान रखना कि अभी जो पतले प्रिज्म का जो केस दिया था उसमें बाहर का माध्यम हवा थी, और बाहर का माध्यम हवा हो तब तो पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन n माइनस 1 इंटू ए होता है। लेकिन, है, लेकिन ध्यान रखना कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें प्रिज्म को पानी जैसे किसी पारदर्शक माध्यम में डुबो देते हैं, तो तब पतले प्रिज्म के कारण
विचलन कितना होगा वो देखना है ना। तो मान लेते हैं कि इस बार भी पतला प्रिज्म है ये, प्रिज्म का अपवर्तनांक n प्रिज्म, और प्रिज्म को पानी जैसे किसी पारदर्शक माध्यम में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक n मीडियम है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म को किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में डुबो दें तब भी पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन वही n-1 इंटू ए होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि बताओ n की जगह क्या आ जाएगा, n रिलेटिव आ जाएगा, जहाँ n रिलेटिव कितना होगा, n प्रिज्म अपन n मीडियम। तो ये तो मैंने तुमको कई बार बताया था कि कोई प्रिज्म, लेंस, स्लैब, किसी को भी अगर किसी पारदर्शक माध्यम में डुबोते हैं तो वही फॉर्मूले चलते हैं, बस n की जगह n रिलेटिव आ जाता है, जहाँ n रिलेटिव n प्रिज्म अपन n मीडियम, अगर लेंस होता तो n रिलेटिव n लेंस अपन n मीडियम होता। समझो, अभी हमने पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन n-1 इंटू ए होता है, ये तो देख लिया था, लेकिन विचलन की दिशा बताना भूल गया था। तो मैंने चमका कर बताया था कि प्रिज्म किरण को हमेशा अपने आधार की ओर मोड़ता है। ये तो इसका आधार नीचे की ओर है, तो इस बार प्रिज्म किरण को नीचे की ओर मोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन n-1 इंटू ए तो होता है, लेकिन इधर की ओर होता है, प्रिज्म किरण को हमेशा अपने आधार की ओर मोड़ता है। एक और चीज यार, कि वास्तव में तो प्रिज्म से गुजरने के बाद किरण 2 बार मुड़ती है, लेकिन आगे जो चित्र बनाएंगे उसमें दोनों का परिणामी विचलन एक साथ बनाएंगे। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना है ना। तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई पतला प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण 6 डिग्री और प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है और बाहर का माध्यम बाय डिफॉल्ट हवा है। तो देखो, इस पतले प्रिज्म के आगे हमने कोई समतल दर्पण रखा है जिसको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखा है। बताओ, समतल दर्पण को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखा है तो इसका अभिलंब बिल्कुल क्षैतिज होगा। अब देखो, इधर से हम प्रकाश की कोई, है ना, इधर से प्रकाश की कोई क्षैतिज किरण को आपतित करते हैं, तो ये किरण पहले प्रिज्म से अपवर्तित होगी और फिर समतल दर्पण से परावर्तित होगी। तो हमको पूछा है कि प्रिज्म से अपवर्तन और समतल दर्पण से परावर्तन, इन दो प्रोसेसेस के कारण किरण का परिणामी विचलन कितना होगा वो देखना है। और सेकंड पार्ट पे हमको पूछा है कि ये जो परावर्तित किरण है वो जाना तो ऐसे चाह रही है, लेकिन इसको बिल्कुल क्षैतिज करना है। तो परावर्तित किरण को क्षैतिज करने के लिए हमको दर्पण को अतिरिक्त कितना घुमाना होगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो वही प्रकाश की किसी किरण को क्षैतिज आपतित किया है ना, तो प्रकाश की किसी किरण को क्षैतिज गिराया है, तो तुम बताओ कि सबसे पहले किरण पतले प्रिज्म से गुजरेगी। तो हमको पता है कि इस प्रिज्म का आधार नीचे की ओर है, तो ये प्रिज्म किरण को नीचे की ओर मुड़ाएगा, और हमको पता है कि इस पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन कितना होगा, सिंपली n-1 इंटू ए। पेन, तो इस प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 -1 इंटू ए, इसका प्रिज्म कोण 6 डिग्री। तो इससे सॉल्व करोगे तो इस पतले प्रिज्म के कारण किरण का विचलन कितना आ जाएगा, 3 डिग्री। और हमको पता है इसका आधार नीचे की ओर है, तो प्रिज्म किरण को नीचे की ओर मुड़ाएगा, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ाएगा। तो इस प्रिज्म के कारण तो किरण का विचलन 3 डिग्री क्लॉकवाइज। सर हमको पता है कि वास्तव में तो प्रिज्म के कारण किरण 2 बार मुड़ेगी, लेकिन दोनों का तुल्य विचलन हम एक साथ ही बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ाओ। लिख देता हूँ कि इसके कारण विचलन 3 डिग्री है ना। आगे बढ़ाओ, तो तुम बताओ कि अब ये किरण मुड़ेगी, सॉरी, ये किरण रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी, और अब ये किरण समतल दर्पण से टकराएगी। और तुम बताओ कि समतल दर्पण को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखा है तो उसका अभिलंब क्षैतिज है ना। तो बताओ, ये भी क्षैतिज लाइन है और ये भी क्षैतिज लाइन है, दोनों लाइन समानांतर होंगी। तो बताओ, ये कोण 3 डिग्री है तो ये भी एकांतर कोण 3 डिग्री होगा। बोल सकते हैं ना, ये अभिलंब क्षैतिज है तो दोनों समानांतर होंगे, तो ये कोण 3 डिग्री है तो ये भी एकांतर कोण 3 डिग्री होगा। तो किरण आगे बढ़ेगी और अब ये किरण समतल दर्पण से टकराएगी, और बताओ इस किरण का अभिलंब के साथ कोण 3 डिग्री होगा। बस पक्का बोल सकते हैं कि किरण दर्पण से परावर्तन हो रहा है ना। बस ये किरण अभिलंब से 3 डिग्री कोण पर आ रही है, तो अभिलंब से 3 डिग्री कोण पर ही परावर्तित हो जाएगी, ऐसी जाएगी। बस अब इस समतल दर्पण से परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के कारण किरण का विचलन देखना है। ये भी हमने याद किया था कि परावर्तन के कारण किरण का विचलन 180 - 2i।
180 माइनस 2 इंटू आई इस किरण का अभिलंब के साथ आपतन कोण 3 डिग्री। तो परावर्तन के कारण किरण का विचलन कितना होगा 174। सॉल्व करेंगे तो परावर्तन के कारण किरण का विचलन 174 डिग्री और दिशा इस बार भी क्लॉकवाइज हो गई कि किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन मुड़ करके ऐसी चली गई, तो प्रारंभिक दिशा की तुलना में क्लॉकवाइज घूम गई है। तो परावर्तन के कारण विचलन 174 डिग्री क्लॉकवाइज। बस अपवर्तन और परावर्तन के कारण किरण का परिणामी विचलन देखना है। तो तुम बताओ कि प्रिज्म से अपवर्तन के कारण भी विचलन क्लॉकवाइज, परावर्तन के कारण भी विचलन क्लॉकवाइज, दोनों विचलन सेम दिशा में तो जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विचलन कितना होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 3 डिग्री प्लस डेल्टा 2 174 डिग्री। तो परिणामी विचलन 177 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहला पार्ट आ गया कि प्रिज्म के कारण किरण का परिणामी विचलन 177 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। चलो अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो देखो इस चित्र को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, है ना, इस चित्र को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, अलग से बनाया था, है ना। तो सेकेंड पार्ट में हमको बोला है कि ये परावर्तित किरण, है ना, हम चाहते हैं कि परावर्तित किरण बिल्कुल क्षैतिज हो जाए, तो उसके लिए दर्पण को हमको अतिरिक्त कितना घुमाना होगा वो देखना है। तो कर सकते हैं ना, तो तुम खुद बताओ, इस बार परावर्तित किरण क्षैतिज से 3 डिग्री कोण पर जाना चाह रही है ना, वही तुम खुद बताओ कि इस बार परावर्तित किरण क्षैतिज से 3 डिग्री कोण पर जाना चाह रही है, लेकिन हमको कुछ भी करके परावर्तित किरण को बिल्कुल क्षैतिज करना है। तो तुम खुद बताओ कि परावर्तित किरण है ना, इस केस में परावर्तित किरण ऐसे जाना चाह रही है, लेकिन हमको कुछ भी करके किरण को क्षैतिज करना है, मतलब किरण को अपनी प्रारंभिक दिशा की तुलना में 3 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो तुम बताओ कि किरण को 3 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए दर्पण को कितना घुमाना पड़ेगा? आधा मतलब 1.5 डिग्री घुमाना पड़ेगा, है ना। कि मैंने बताया था कि दर्पण के घूर्णन का डबल प्रभाव पड़ता है ना। तो तुम बताओ कि परावर्तित किरण को 3 डिग्री घुमाने के लिए दर्पण को केवल 1.5 डिग्री घुमाना होगा, है ना। तो सेकेंड पार्ट को भी इजीली कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वास्तव में परावर्तित किरण 3 डिग्री कोण पर जाना चाह रही थी, लेकिन हमको कुछ भी करके परावर्तित किरण को क्षैतिज करना है। तो परावर्तित किरण ऐसे जाना चाह रही थी, जबकि इसको क्षैतिज करना है, मतलब ये जो परावर्तित किरण है उसको हमको 3 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हमको पता है कि परावर्तित किरण को 3 डिग्री घुमाने के लिए दर्पण को केवल आधा ही घुमाना पड़ेगा, मतलब 1.5 डिग्री घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो परावर्तित किरण को क्षैतिज करने के लिए ये जो दर्पण है उसको आधा मतलब केवल 1.5 डिग्री घुमाना होगा और क्लॉकवाइज घुमाना होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। देखो बच्चों, प्रिज्म में सबसे लास्ट में देखते हैं कि कई बार प्रिज्म के कारण किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो जाता है। तो एक बार देखते हैं कि प्रिज्म के कारण किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, उसकी क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं ना। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पारदर्शक कांच का कोई त्रिभुजाकार प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म कोण ए है। उसके बाद ये प्रिज्म कांच का बना है जिसका अपवर्तनांक n, और चलो बाहर का माध्यम हवा मान लेते हैं। तो देखो इधर से किसी किरण को आपतित कर रहे हैं, और चलो मान लेते हैं कि इसको अभिलंब से आई कोण पर आपतित कर रहे हैं। तो पता है कि पहले किरण हवा से कांच में जाएगी, विरल से सघन माध्यम की ओर जाएगी, तो अभिलंब की और मुड़ जाएगी, और इधर अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको R1 बोलते हैं। फिर किरण दूसरी सतह पर पहुंचेगी तो यहाँ अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसको R2 बोलते हैं। और बताओ अब ये किरण कहां से कहां जा रही है? बताओ, कांच से हवा की ओर जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, मतलब अपूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना है। और हम चाहते हैं कि ये किरण बाहर न निकल पाए बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए, वो चाहते हैं। तो इसमें हमको 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। पहले पार्ट में हमको पूछा है कि पहले पार्ट में हमको पूछा है कि
किरण को अगर आई कोण पर आपतित करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इसका प्रिज्म कोण कितना होना चाहिए। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, उसके लिए प्रिज्म कोण कितना होना चाहिए। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो, उसके लिए प्रिज्म कोण कितना होना चाहिए वो देखना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि किरण को आई कोण पर आपतित किया है, ये किरण इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए, उसकी क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले केस में किरण को आई कोण पर आपतित किया है, तो हमको पता है कि सबसे पहले किरण हवा से कांच में जाएगी, विरल से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की और मुड़ जाएगी। आपतन कोण आई है तो अपवर्तन कोण R1 कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए हमको पता है कि उसके लिए सिंपली इस किरण और इस किरण के बीच स्नेल का नियम लगा देंगे। N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। आराम से बताओ कि किरण हवा से आ रही है, इससे N1 तो 1 sin I बराबर, कांच में जा रही है तो N2 N sin R1 है ना, R की जगह R1। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो sin R1 कितना आएगा, sin I ऊपर N। ये इसको और सॉल्व करेंगे तो R1 कितना आ जाएगा, sin इनवर्स sin I बाय N। तो हमने I से R1 निकाल लिया, तो R1 तो sin इनवर्स sin I ऊपर N हो गया। बस I से R1 निकाल लिया। अब हम R1 से R2 निकालते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि प्रिज्म के केस में R1 और R2 का योग हमेशा प्रिज्म कोण A के बराबर होता है। तो R2 इक्वल टू A माइनस R1। तो बताओ R2 इक्वल टू A माइनस R1 कितना है, साइन इनवर्स साइन आई ऊपर N है ना। तो R2 भी निकाल लिया तो कितना आ गया, A माइनस साइन इनवर्स साइन आई ऊपर N, ये R2 आ गया। तो बस हमने I से R1 निकाले और R1 से R2 निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताओ अब ये किरण कहां से कहां जा रही है, बताओ। कांच से हवा की ओर जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना है और हम चाहते भी यही है ना। हम चाहते भी हैं कि ये किरण बाहर न निकल पाए बल्कि इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए, ये चाहते हैं। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि ये किरण है ना, इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए, उसके लिए इस किरण का अभिलंब के साथ जो कोण है वो IC से ज्यादा होना चाहिए। ये तो कह सकते हैं कि ये किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए, उसके लिए इस किरण का अभिलंब के साथ कोण कितना, R2 दैट शुड बी ग्रेटर देन IC। मान रख देते हैं। चलो तो R2 का मान ये रख सकते हैं ना, है ना। तो R2 का मान हम क्या रख सकते हैं, लिख देता हूँ। R2 का मान हम क्या रख सकते हैं, A माइनस साइन इनवर्स साइन आई ओपन N दैट शुड बी ग्रेटर देन IC। ए निकालना है तो उस नमूने को उधर ट्रांसफर कर लो। बताओ उस नमूने को, है ना, इस नमूने को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए ग्रेटर देन कितना आ गया, साइन इनवर्स, है ना, ए ग्रेटर देन IC प्लस साइन इनवर्स साइन आई ओपन N। तो बताओ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया कि किरण को अगर आई कोण पर आपतित करें तब तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इसका जो प्रिज्म कोण है वो IC प्लस साइन इनवर्स साइन आई ओपन N से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। हाँ बच्चों देखो, फर्स्ट पार्ट में तो किरण को आई कोण पर आपतित किया था, तब तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन ये आ गई थी। लेकिन अब सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि इसका प्रिज्म कोण कितना हो ताकि किरण को तुम चाहे किसी भी कोण पर आपतित करो, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए ना। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि किरण को चाहे तुम किसी भी कोण पर आपतित करो, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, उसकी कंडीशन क्या होगी वो देखना है। बताओ सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑप्टिकल फाइबर में कर चुके हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं ना। तो है ना, तो पहला पार्ट तो हम कर चुके हैं।
है ना, पहला पार्ट कर चुके, हमको पता है कि किरण को अगर आई कोण पर आपतित करें तब तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इसका जो प्रिज्म कोण है वो IC प्लस साइन इनवर्स साइन आई ओपन एन से ज्यादा होना चाहिए। ये तो हम कर चुके हैं ना। लेकिन सेकेंड पार्ट में पूछा है कि किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, उसकी क्या कंडीशन होगी वो देखना है। तो बताओ, अब बुद्धि काम नहीं करी है ना, अब बुद्धि काम नहीं करी तो बुद्धि लगाएंगे भी नहीं, अब हम मैथमेटिक्स से करेंगे। तो उसके लिए वही तरीका है कि बता, ये वाला जो नमूना है ना, इसका अधिकतम संभव मान कितना होगा और न्यूनतम संभव मान कितना होगा वो देखेंगे। बताओ, ऑप्टिकल फाइबर में भी ऐसे ही किया था ना, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। ये जो नमूना है उसका अधिकतम और न्यूनतम संभव मान कितना होगा वो देखते हैं। चलो पहले इस टर्म का अधिकतम मान देखते हैं ना। तो तुम कॉमन सेंस से बताओ, तुम कॉमन सेंस बताओ कि इसमें ICN बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बस साइन आई वेरिएबल है ना, बस हम पक्का है ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि पूरा नमूना अधिकतम तब होगा जब साइन आई अधिकतम हो, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। बोल सकते हैं कि पूरा नमूना अधिकतम तब होगा जब साइन आई अधिकतम हो, और साइन आई का अधिकतम संभव मान कितना होता है 1। तो तुम बताओ कि साइन आई का अधिकतम संभव मान 1 रखेंगे तो ये पूरी टर्म का अधिकतम मान कितना आएगा, IC प्लस साइन इनवर्स साइन आई का अधिकतम मान 1 रखेंगे तो 1/, कह सकते हैं ना कोई कि टर्म अधिकतम तब होगी जब साइन आई अधिकतम। तो बताओ, साइन आई का अधिकतम संभव मान 1 होता है, तो बस साइन आई का अधिकतम मान 1 रखोगे तो इस पूरे टर्म का अधिकतम मान कितना आएगा, IC प्लस साइन इनवर्स 1/n इतना आ जाएगा। बस साइन इनवर्स 1/n तो हमको पता है कि साइन इनवर्स 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स n कम अपन n ज्यादा, और साइन इनवर्स n कम अपन n ज्यादा को IC। बताओ, तो बताओ इस पूरे नमूने का अधिकतम संभव मान कितना आ गया, IC प्लस IC मतलब 2IC। तो पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि साइन आई का अधिकतम मान 1 रखें तो इस पूरे नमूने का अधिकतम मान 2IC। तो पता चल गया कि इस नमूने का अधिकतम संभव मान 2IC। चलो अब हम देखते हैं कि इस टर्म का न्यूनतम संभव मान कितना होगा। तो यहाँ भी वही कि बताए पूरा नमूना न्यूनतम तब होगा जब साइन आई न्यूनतम, और साइन आई का न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है 0, है ना। वैसे तो -1 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट में हम आपतन कोण के पॉजिटिव मान ही ले रहे हैं, नेगेटिव मान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि जो भी किरण है उसको अभिलंब के नीचे से ही भेज रहे हैं ना। तो ध्यान रखना इस वाले पार्ट में हम आपतन कोण के पॉजिटिव मान को ही काउंट करें, नेगेटिव मान को काउंट नहीं करें। बस अगर आपतन कोण के केवल पॉजिटिव मान को अगर काउंट करें तब तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ये टर्म न्यूनतम तब होगी जब साइन आई न्यूनतम, और साइन आई का न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है 0। तो तुम बताओ कि साइन आई का न्यूनतम मान 0 रखेंगे तो पूरी चीज 0, और ये पूरी चीज 0 तो इस नमूने का न्यूनतम मान कितना बचेगा IC, है ना। तो बस हमको पक्का पता चल गया, है ना। तो हमको पक्का पता चल गया कि इस नमूने का अधिकतम संभव मान कितना हो सकता है 2IC, और न्यूनतम मान कितना हो सकता है IC। तो जो भी नमूना IC और 2IC के बीच ही होगा, है ना। तो बस ये देख लिया, तो अब हम बाकी पार्ट भी इजीली कर सकते हैं, है ना। तो इस सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है ना, ध्यान देना। तो इस सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि किरण को चाहे तुम किसी भी कोण पर आपतित करो, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, उसकी क्या कंडीशन होगी वो देखना है। बस अब हम बुद्धि से नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स से करेंगे, है ना। तो तुम सोच के बताओ, है ना। तो तुम बिल्कुल सोच के बताओ कि इस बार हम चाहते हैं कि किसी भी कोण पर आपतित करें, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तुम बताए ना, तुम बताओ कि हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो उसके लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड होनी चाहिए, है ना। बोल सकते हैं, है तो बोल सकते हैं कि हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो उसके लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड होनी चाहिए, और ये इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड होने के लिए ए का मान इसके मैक्सिमम से भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब ए का मान 2IC से भी ज्यादा होना चाहिए ना। सोच के बताओ, है ना, सोच के बताओ कि ए का मान, है ना,
ए का मान इसके मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया, मतलब 2IC से भी ज्यादा हो गया, तो फिर इनइक्वलिटी हमेशा वैलिड होगी, और हमेशा वैलिड होगी मतलब हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, है ना। तो ध्यान रखना, सेम तरीके से ऑप्टिकल फाइबर को भी किया था, यहाँ भी वही है ना, तो पक्का बोल सकते हैं, है ना, कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं कि किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, उसके लिए ये इनइक्वलिटी हर बार वैलिड होनी चाहिए। और बताओ, ये इनइक्वलिटी हर बार वैलिड होने के लिए ए का मान इसके मैक्सिमम से भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब ए का मान 2IC से भी ज्यादा होना चाहिए। ए का मान मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया तो इनइक्वलिटी हमेशा वैलिड होगी, मतलब हमेशा पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं, है ना, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में, है, थर्ड पार्ट में वो हमको पूछा है कि थर्ड पार्ट में पूछा है कि किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो, उसकी क्या कंडीशन होगी वो देखना है। तो इसको भी हम मैथमेटिकली कर सकते हैं, है ना इसको भी मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो देखो, थर्ड पार्ट में हम चाहते हैं कि किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही नहीं है, चाहते हैं तुम बताओ कि कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही नहीं, उसके लिए इनइक्वलिटी हमेशा इनवैलिड होनी चाहिए। बोल सकते हैं ना कि कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही नहीं, उसके लिए इनइक्वलिटी हमेशा गलत साबित होनी चाहिए, मतलब हमेशा इनवैलिड होनी चाहिए। और हमेशा इनवैलिड होने के लिए ए का मान इसके न्यूनतम से भी कम होना चाहिए, मत है ना। तो उसके लिए ए का मान उसके न्यूनतम से भी कम होना चाहिए, मतलब IC से भी कम होना चाहिए ना। और तुम सोच के बताओ, है ना, तो तुम सोच के बताओ कि ए का मान आई, है ना, ए का मान IC से भी कम हो, तो ए का मान इसके न्यूनतम से भी कम हो, है ना, ए का मान इसके न्यूनतम से भी कम हो, तो इनइक्वलिटी हमेशा इनवैलिड होगी, और हमेशा इनवैलिड होगी मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो मतलब हमेशा पारगमनी हो। मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही नहीं, तो उसके लिए इनइक्वलिटी हमेशा गलत साबित होनी चाहिए, इनवैलिड होनी चाहिए। और इनइक्वलिटी हमेशा इनवैलिड हो, उसके लिए ए का मान इसके न्यूनतम से भी कम होना चाहिए, मतलब IC से भी कम होना चाहिए। देखो बच्चों, अभी प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें रिजल्ट को थोड़ा सा याद रखना है ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी शीट के लिए थोड़ी देर के लिए इसको याद रख लेना, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर प्रिज्म कोण का मान 2IC से भी ज्यादा हो, है ना, ध्यान रखना कि अगर प्रिज्म कोण का मान 2IC से भी ज्यादा हो, तब तो हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखा था ना, बोल सकते हैं कि प्रिज्म कोण का मान 2IC से ज्यादा हो, तब तो किरण को चाहे किसी भी कोण पर आपतित करें, हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर दूसरा याद रखना कि अगर प्रिज्म कोण का मान IC से भी कम हो, तो कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, मतलब हमेशा नॉर्मल पारगमन या अपवर्तन होगा, है। तो याद रखना कि प्रिज्म कोण का मान 2IC से ज्यादा हो तो हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रिज्म कोण का मान अगर IC से भी कम हो तो फिर कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। लेकिन, है ना, लेकिन तीसरी चीज ये भी बोल सकते हैं, है ना, तीसरी चीज ये भी बोल सकते हैं कि अगर प्रिज्म कोण का मान IC और 2IC के बीच हो, तो फिर कुछ आपतन कोणों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो भी सकता है, और कुछ आपतन कोणों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं भी हो सकता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, देखना, ये ध्यान रखना।